जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तबीयत सेहत कैसी है? सब सही है। अच्छा, ऑनलाइन वाला भी सब साथ है, कंफर्म करिएगा। अच्छा जी, तो सर हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने एक सेक्शन स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेक्शन नंबर 70। सेक्शन नंबर 8 उसका नाम था इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल। मेरा ख्याल है मेरे भाई किताबें निकाल लें, पेंसिलें निकाल लें, क्योंकि लिखने की बात है सारी आज। तो बात यह है कि हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना ये था कि भाई कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके होने से आपका इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल हो जाता है या आपको अलाउ नहीं होता, विच मीन्स कि आपका इनपुट टैक्स इतनी अमाउंट से कम कर दिया जाता है अगर आपने ये हरकतें की हों। उसमें से कुछ मैंने आपको पढ़ा दी थी, रिवाइज करवा दें, मुझे रिवाइज करवा दें उसमें से कुछ। अगर आपने गुड्स के लिए आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था या आप इनपुट टैक्स पे करके आए हैं और आपने उसकी जो सप्लाई है वो क्या कर दी है, एग्जेम्प्ट कर दी है। इसके बाद अगर आपने किसी गुड के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स दिया हुआ था तो उसके ऊपर जो इनपुट है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। इसके अलावा फेक इनवॉइसेस का पता है सबको कि फेक इनवॉइस के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्लेम करने नहीं दिया जाता। और इसके अलावा बायर शैल नॉट बी अलाउड टू क्लेम इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस, जिसके ऊपर क्या, जिसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है आपके सेलर ने लेके गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं करवाया। मेरी बात आ रही है समझ? इसके लिए मैंने एक छोटी सी बात की थी। इसके लिए मैंने बोला ये था कि यार एक ना फॉर्म होता है, उस फॉर्म को टैक्स की जुबान में कहते हैं अनेगियर सी, अनेगियर सी बोलते हैं उसको टैक्स की जुबान में। ये एग्जाम्पल है आपके सामने एक, प्लीज बेटा इधर ध्यान से जरा बात सुनेगा। इसी की एक एग्जाम्पल है। फेक इनवॉइसेस में नीचे ले आता हूँ, फेक इनवॉइस में नीचे ले आता हूँ और ताकि पहले ये समझा सकूँ। अनेगियर फॉर्म ही होता है बेटा। तो अनेगियर सी होता है भाई। अनेगियर सी का काम क्या है? ये किस बंदे ने सबमिट करवाना होता है? ये आपके सप्लायर ने अगले महीने की 10 तारीख तक सबमिट करवाना होता है। और इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर वो क्या चीज़ बताता है? वो कहता है कि मैंने मिस्टर ए को इतने की सप्लाई की है, सप्लायर का नाम है XYZ, ठीक है। वो कहता है कि मैंने मिस्टर ए को 100 रुपये की सप्लाई की है, बी को 150 की है और सी को कितने की है, 180 की। अब सप्लायर ने बोला कि मैंने 180 की सप्लाई की है, विच मीन्स कि मैंने 180 के ऊपर जब 18% लगाया होगा तो आंसर क्या आया होगा? 180 के ऊपर जब मैंने 18% लगाया होगा तो आंसर क्या आया होगा? 32 पॉइंट। मतलब इतना आउटपुट टैक्स चार्ज किया है सप्लायर ने, इतना आउटपुट टैक्स चार्ज किया है सप्लायर ने, और ये चार्ज करके किसको दे दिया है? ये गवर्नमेंट को दे दिया है। मेरी बात समझ आ रही है? विच मीन्स के सप्लायर ने अभी सिर्फ और सिर्फ 32.4 रुपीज दिए हैं किसको? गवर्नमेंट को। और 180 रुपए की सप्लाई की है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 180। यार अगर एक पार्टी की वैल्यू ऑफ सप्लाई है तो दूसरी पार्टी की वो क्या होगी? वैल्यू ऑफ परचेज होगी। उसके लिए भी वैल्यू ऑफ सप्लाई वही कंसिडर की जाएगी ना। जब हम इस तरफ आते हैं तो बायर सी जो है वही मिस्टर सी, ये देखिए मिस्टर सी एंड पे 180 वाली सप्लाई जिसको की है, और यहाँ पे वही बायर सी, सेम पार्टी, उसकी तो परचेज है ना। वो कह रहे कि मैंने परचेज कर ली कितने की? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? मत नहीं, अभी तो हम इसको सही अज्यूम करते हुए चल रहे हैं ना, हम तो इसको सही अज्यूम करते हुए चल रहे हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब एक सप्लायर ने मैक्सिमम 180 रुपए की सप्लाई शो करवाई है और उसके ऊपर आउटपुट दिया है 32.4 रुपीज का गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भी बायर को 32.4 से ज्यादा का इनपुट अलाउ, तो 180 के ऊपर ही करना चाहिए इनपुट या 190 के ऊपर? 180 के ऊपर, ना कि 190 के ऊपर। तो इस हिसाब से भाई मुझे बताएं कि 180 रुपए के ऊपर जरा इनपुट तो कंप्यूट करें प्लीज। 180 इंटू 18%, वही 32.4। मेरी बात आ रही है समझ? तो इतना इनपुट है जो गवर्नमेंट उसको अलाउ कर देगी। किसको? बायर को, सप्लायर को? बायर को, क्योंकि इनपुट होता है बायर का जो परचेज करता है चीजों को। यहां तक तो सबको बात समझ आ गई। बात यह है कि यार इसमें तो आ गई डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस आ गया। यहां पे कितना था? यहां पे भाई इस बंदे की परचेज है 190 की, और दूसरी तरफ वही बंदा जो सप्लायर है वो कह रहा है कि यार मैंने तो इतने की सप्लाई नहीं की,
मैंने सप्लाई कितने की है 180 की, तो भाई डिफरेंस कितने का आ गया दोनों में? इस डिफरेंस को कहते हैं डिस्क्रिपेंसी बाय क्रेस्ट। क्रेस्ट जो है एक सिंपली एक सिस्टम का नाम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्रेस्ट एक सिस्टम है विच मींस कि यार जहां पे डिस्क्रिपेंसी शो होगी ना इन बिटवीन सप्लायर एंड इन बिटवीन बायर, मतलब एक बंदे की परचेज कोई और है और दूसरे बंदे की सप्लाई कुछ और अमाउंट से है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगी? जहां पे ऐसी डिस्क्रिपेंसी आएगी तो उतनी डिस्क्रिपेंसी की अमाउंट से हम क्या कर देंगे? इनपुट को इनएडमिसिबल कर देंगे। बात समझ आ रही है? जहां पे डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट की जाएगी बाय क्रेस्ट, क्रेस्ट एक सिंपली फंक्शन का नाम है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब है डिफरेंस। जहां पे चेकिंग करने के बाद, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद डिस्क्रिपेंसी बाय सिस्टम आ गई तो वहां पे इनपुट टैक्स नॉट अलाउड हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। मेरी बात आ रही समझ? तो इस पॉइंट को पढ़ें, इस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ें, डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। तो अगर ये हिसाब किताब हो जाए तो इनपुट इनएडमिसिबल। सिंपली सिस्टम का नाम है ये। नहीं, आपकी किताब ही है बेटा, ये आपकी किताब ही है, मैंने अपने से थोड़ी लिखा, तो आपकी किताब ही है। कैसा हो सकता है कि सप्लायर ने फॉर्म सी जमा करा दिया, उसके बाद बायर ने 10 पीस और मंगवाए सेम इनवॉइस में, ऐसा हो सकता है? देखें इसमें तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में चेंज आ जाएगा ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई में चेंज आता है तो क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट नोट का सहारा लेते हैं, सही है? तो वहां पे तो वो कॉन्सेप्ट रेलेवेंट हो जाएगा। तो जहां पे डिस्क्रिपेंसी बाय क्रेस्ट आ जाएगी वहां पे इनपुट नॉट अलाउड हो जाएगा। तो देखें भाई, इधर ऊपर आ जाए वापस, 190 की परचेज दिखा रहा है ये बंदा, दूसरी तरफ डिस्क्रिपेंसी आ गई, कितने से आई है? तो जितने से डिस्क्रिपेंसी आई है उतने से इनपुट क्या कर दिया? इनएडमिसिबल कर दिया, लेस कर दिया कि ये इनपुट तो बनता ही नहीं है। तो जितना बनता है वो कितना है? 32.4 का इनपुट है जो कि हमने अलाउ कर दिया, और होना भी इतना ही चाहिए था, और होना भी इतना ही चाहिए था। ये देखिए मैंने ना अपनी तरफ से एज्यूम किया हुआ है एक नंबर, किस चीज का? ये ट्रांजैक्शन का नंबर है कि यार इस तरफ भी वही नंबर था, दूसरी तरफ भी वही नंबर था। तो इस एग्जांपल को अपने पास नोट कर लें यार, इस एग्जांपल को अपने पास नोट कर लें। बेटा डॉक्यूमेंट है ना, एक फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, रिटर्न में इंडिविजुअली दिखाएगा, यहाँ पे सारे बायर्स की सप्लायर्स की दिखाएगा। एक पर्टिकुलर सप्लायर से सिर्फ एक ही बंदा तो परचेज नहीं कर रहा, कितने ही लोग परचेज कर रहे होंगे, उन सबका इनपुट फंसा हुआ होगा। अगर उन लोगों ने अपना अपना इनपुट चेक करना है कि सप्लायर ने हमसे पैसा लेके कितना कितना इनपुट दिया है, तो एक फॉर्म बना दिया, उसके लिए क्या है? सप्लायर तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम एक फॉर्म सबमिट करवाया करो, उसके अंदर बताया करो कि तुमने कितनी सप्लाईज की है। सिंपल इज दैट। क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं इसको? अरसल मेरी बात समझ आ गई? बेटा फेक इनवॉइस ऐसे पता चलेगा कि वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक बंदे ने इशू की होगी, दूसरे ने इशू नहीं की होगी। फेक इनवॉइस फेक ऐसी होगी ना क्योंकि सप्लायर ने आउटपुट ही नहीं दिया होगा उस इनवॉइस का, सप्लायर ने आउटपुट ही नहीं दिया होगा, और दूसरी तरफ एक बंदा वो इनवॉइस लेके बैठा हुआ होगा कि यार मेरी इनवॉइस जो है ये इसका इनपुट दे दे मुझे। तो हमने ये रूल पढ़ लिया ना कि यार अगर आपका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा ही नहीं तो आपको इनपुट ही नहीं देंगे। तो जब सप्लायर ने ही आपको इनवॉइस इशू नहीं की थी, ना ही उसने टैक्स दिया था, तो इनपुट कैसे मिलेगा? तो मजीद उसको ब्रीफ कर दिया कि फेक इनवॉइसेस भी अलाउ नहीं है। ऐसा है। ये एग्जांपल सबने नोट कर लिए प्लीज, नोट कर लें, नोट कर लें। तो डिस्क्रिपेंसी बाय क्रेस्ट पास्ट पेपर में आ जाता है कि भाई डिस्क्रिपेंसी शो करवा दी है सिस्टम ने इतने रुपीस की, तो इस बात का मतलब ये होगा कि जितने की डिस्क्रिपेंसी शो करवाई है उतनी अमाउंट से आप इनपुट कम कर देंगे। आ रही बात समझ? आप इनपुट की वर्किंग में जाएंगे, लिखेंगे डिस्क्रिपेंसी बाय क्रेस्ट, उतने से आपका इनपुट कम। ये बात को इस बात को ध्यान में रखना। नहीं बेटा यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है जी। हाँ किसी में भी आए, ऑब्वियसली किसी भी वजह से आ सकती है, डिस्क्रिपेंसी है ना। तो डिस्क्रिपेंसी के केस में हम उतनी अमाउंट से इनपुट ही अलाउ नहीं करते। अब डिस्क्रिपेंसी पेपर में कैसे बताई होगी? सिंपली कि यार हमने 2 लाख रुपए की चीजें परचेज की हैं, इसके इस पर्टिकुलर परचेज के अगेंस्ट क्रेस्ट ने डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई कर दी।
मतलब कि ये पूरी की पूरी परचेज ऐसी थी कि जो सप्लायर के साथ मैच ही नहीं हो रही थी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस 2 लाख की परचेज के ऊपर इनपुट अपना कम कर देंगे। आ रही बात समझ? ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। ओके, जी जी, ये वो सप्लायर है, वो सप्लायर है। अपना जहन जो है थोड़ा सा खुला रखा करें जब मैं एग्जांपल को समझा रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ। सर, गुड्स और सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ये बात सबको समझ आती है भाई। टैक्सेबल अगर नहीं होगी तो इनपुट भी अलाउ नहीं होगा, ये जेनेरिक सी बात है, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने एग्जाम्प्ट सप्लाई में ये बात पढ़ ली थी। तो भाई वो वाली गुड्स या सर्विसेज जो आपने इस्तेमाल ही नहीं की इसलिए कि टैक्सेबल सप्लाई बना सको, उससे टैक्सेबल होती तो क्लेम करते, क्योंकि एग्जाम्प्ट आपने की है इस वजह से आप इसको क्लेम, इसका इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते। ये बातें जहन में बिठा लें, एक एक करके याद करते रहें, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल देख लेंगे जी। 6 पॉइंट बेटा, हाँ उस पर आता हूँ, उस पर आता हूँ, इस पर आता हूँ, इस पर आता हूँ। अच्छा जी, ये बात बताएं मुझे, ये आपने कहाँ पढ़ी हुई है? ये आपने कहाँ पढ़ी हुई है? स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि यार ये सप्लाई हो जाती है, याद है आप लोगों को? हाँ, सप्लाई तो हो जाती है, लेकिन क्योंकि आपने उसको बाहर सेल नहीं किया होता, तो इस वजह से हम आपको उसका इनपुट भी अलाउ। अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज को इस्तेमाल कर लिया या आपने उसको नॉन बिजनेस कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो उसका इनपुट नहीं मिलता। अब नॉन बिजनेस कंजम्पशन और बिजनेस कंजम्पशन में क्या फर्क है? बिजनेस कंजम्पशन का मतलब यह है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया आपने एक फर्दर गुड बनाने के लिए, और उस गुड की आपने कर दी सप्लाई। ये तो समझ आता है, यहां पे तो रॉ मटेरियल का इनपुट होना चाहिए। लेकिन अगर ये रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर लेते हैं किस में, अपने पर्सनल यूज में या नॉन बिजनेस कंजम्पशन में, मतलब सीएफओ अपने घर ले गया या वहां का जो मैनेजर है वो अपने घर ले गया, उसको जरूरत पड़ गई है, तो इस पर्टिकुलर सप्लाई में, और ऐसा हो जाता है, मतलब कंपनी की चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं। या ऐसे समझ लें कि अगर एक चाय बनाने वाली कंपनी है भाई, उसने चाय की पत्ती जो है वो अपने स्टाफ को भी तो चाय पिलानी है ना उससे, तो वहां पे इस्तेमाल हो गई है, वो होनी सप्लाई चाहिए थी, होनी सप्लाई चाहिए थी, और हो भी गई, क्योंकि इंटरनल कंजम्पशन ने पड़ा हुआ सप्लाई होती है। अगर इंटरनली कंज्यूम कर ली जाए सप्लाई हो जाती है। हाँ, आउटपुट टैक्स चार्ज कर देंगे, लेकिन इनपुट का क्या करना है? इनएडमिसिबल करवा देना। आ रही बात समझ? अच्छा, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, याद है किसी को? वो क्या होती हैं? तैयार शुदा छतें या घर होते हैं या दीवारें होती हैं या कुछ भी आप कह लें भाई, उस वो गुड्स होती हैं या नहीं होती? बताएं जी, वो परमानेंटली अटैच होती हैं जमीन के साथ या नहीं होती? नहीं होती। इसका मतलब है कि वो मूवेबल है, तो वो क्या होती हैं? गुड्स हो जाती हैं, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो मूवेबल चीज होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। क्या शेयर्स गुड होते हैं? पैसे नहीं होते, ठीक है। कोई भी कूपन बॉन्ड्स, इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजें नहीं होती गुड्स। तो कहने का मतलब है कि रिडीमेबल पॉइंट्स जाके देख लेगा और नोट्स में, मसला नहीं। तो भाई वो कहता क्या है? कहता है कि गुड्स यूज्ड इन और परमानेंटली अटैच विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इस बात को गौर से सुनिएगा। सपोज करें हमने एक बिल्डिंग बनाई है, सपोज कर लें हमने एक क्या बनाई है? बिल्डिंग बनाई है, और हमने उसके लिए, उसकी वायरिंग के लिए या उसकी सैनिटरी के लिए हम पाइप भी लाए हैं, और हम क्या लाए हैं? वायरिंग भी लाए, वायरिंग का सामान भी लाए हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो हमने वायरिंग कर देनी है, सारी छतों के अंदर, दीवारों के अंदर कर देनी है, और सैनिटरी की चीज़ें वो हैं जो हमने सारी की सारी फिट कर देनी है। मेरी बात आ रही समझ? तो अब ये चीज़ें परमानेंटली अटैच हो गई हैं किसके साथ? मतलब अब अगर आप इनको अलग करना चाहेंगे तो ये अपनी सही हालत में अलग नहीं होंगी, और इनका अगर अलग कर भी लेंगे तो कोई यूज़ नहीं रहेगा बाकी। मेरी बात आ रही समझ? तो कहने, अब इसी के बरक्स दूसरी एग्जांपल भी सुने। एक तो ये है कि मैं चीजें लाया और मैंने परमानेंटली अटैच कर ली, किसके साथ? इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच कर ली। पेपर में आएगी ये बात, इसी एग्जांपल के साथ आएगी कि भाई वायर्स थी, केबल्स थी, हम लाए और हमने वो वायर एंड केबल जो है दीवार के अंदर लगा दी, फिटिंग कर दी, बिल्डिंग बना दी, खत्म। बताएं इनपुट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल में। अब वो दूसरी एग्जांपल क्या लाएगा? दूसरी एग्जांपल वो ये लाएगा कि एक हमारे पास दुकान है बिजली की तारों की,
उसने बिजली की तारें परचेज की हैं और सप्लाई कर दी है, बताएं इनपुट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? लेकिन यार आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है जो चीज़ें परमानेंटली अटैच हो जाती हैं वो तो आप सर उसकी सेल से रिलेट कर रहे हैं, आप उसके फाइनल आउटपुट से रिलेट कर रहे हैं कि इसका बन क्या रहा है इसका असल में। वही चीज़ें अगर तुम ला के दीवारों में लगा दोगे, वही चीज़ें ला के तुम सैनिटरी की चीज़ों में लगा दोगे तो उसका इनपुट नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि वो परमानेंटली यूज हो गया वहां पे। लेकिन सेम चीज़ अगर आपने सप्लाई करने के लिए खरीदी हुई है तो फिर तो यार नॉर्मल आपकी परचेजिंग है ना, बिजनेस की नॉर्मल परचेजिंग है, इसके साथ तो वो ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल समझ आ गई आप लोगों को? गुड्स यूज्ड इन, या फिर वो परमानेंटली क्या हो जाए, अटैच हो जाए किसके साथ? इसकी एग्जांपल देख लें, बिल्डिंग है या कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, पेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स हैं, पाइप्स या वायर्स हैं या केबल्स हैं। मेरी बात आ रही समझ? और क्या एक्सक्लूड कर रहा है? बट एक्सक्लूडिंग, ये क्यों एक्सक्लूड कर रहा है यार? वजह बताई भी मैंने आप लोगों को, क्योंकि ये मूवेबल है, ये मूवेबल होती है। चाहे आपने प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग के अंदर वायरिंग भी कर दी है, सब कुछ कर दिए, बट स्टिल वो एक ऐसा यूनिट बना दिया जो मूवेबल है और वो गुड है और उसकी सप्लाई होगी तो वो टैक्सेबल सप्लाई होगी। ओके, एग्री? कहते हैं इसमें से वो निकाल देना, और क्या निकालना, और कहते हैं कि वो वाली गुड्स भी निकाल देना जो सेल और रीसेल पर्पस के लिए अक्वायर की हूं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है, वही तारें अगर मैंने सेल और रीसेल पर्पस के लिए अक्वायर की होती तो वो टैक्सेबल सप्लाई होती, उसके बैकएंड पे जितना इनपुट होता है वो क्लेम कर सकते हैं आप, वो आप आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन कब नहीं कर सकते ये बताएं आप? जब वो गुड्स परमानेंटली अटैच हो जाएं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, किसी बिल्डिंग के साथ या किसी फर्नीचर के साथ। नहीं, फर्नीचर तो इसमें नहीं आएगा, सिर्फ बिल्डिंग के साथ। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि इमूवेबल तो गुड्स में आता ही नहीं है, इमूवेबल तो गुड्स में नहीं आता। तो अब एक चीज जब इमूवेबल में लग चुकी है तो उसका बेनिफिट हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मेरी बात आ रही समझ? एक और लिख लें बात, सर एक पास पेपर में था ना, उसमें फर्नीचर की बात कर रहे थे जो ऑफिस के लिए यूटिलाइज हुई। हाँ तो उसके ऊपर बताएं मुझे, उसके ऊपर इनपुट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कौन सा पास पेपर देखा था आपने? नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? ऑफिस के लिए इस्तेमाल हो गया था। ऐसा है, गुड यूज्ड इन और परमानेंटली अटैच्ड विथ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी ठीक है, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले हजरात क्या सब साथ हैं? क्या ये बात सबको समझ आ गई है? जी पास पेपर में आया था लास्ट टाइम। चलें जी, मेरा ख्याल है सब मेरे साथ हैं। तो गुड्स यूज्ड इन और परमानेंटली अटैच की मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। अगर वो सेल और रीसेल पर्पस के लिए होगी तो इनपुट मिल जाएगा, या वो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स होंगी तो इनपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो परमानेंटली अटैच होंगी किसके साथ? इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, तो इनपुट नहीं मिलेगा। आगे आ जाए, अब इसको ना एज इट इज रटा मार लें इस वाले पॉइंट को। क्या लिख रहा है? व्हीकल्स, वो वाली गाड़ियां जो कहां पे फॉल करती हैं? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम एक्ट। अब कस्टम एक्ट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इवन पूरे सीए में नहीं है, तो इस बात का मतलब ये है कि हमने इसको याद तो नहीं करना, मतलब हमें नहीं पता वो कौन कौन से व्हीकल्स हैं। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा कि व्हीकल्स परचेज किए थे जो कहां पे फॉल करते थे? जो फर्स्ट शेड्यूल में फॉल करते थे ऑफ कस्टम एक्ट। मेरी बात आ रही है समझ? यहां कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ सच व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल और गैस अप्लायंस, फर्नीचर, फर्निशिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये जितनी भी चीजें ना जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम एक्ट में फॉल करती हैं, पेपर में बताएगा स्पेसिफिकली। तो इस बात का मतलब ये कि याद करने वाली चीज क्या हो गई? वो वाले व्हीकल्स जो कस्टम शेड्यूल के फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम एक्ट में फॉल करते हैं, उनके ऊपर इनपुट अलाउ नहीं होता। अभी कितनी चीजें बनती हैं वैसे?
तकरीबन ये बनेंगी आपके पास 15 और 16 चीज़ें बनेंगी और इसके बाद आप लोग का न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा है। सर वो आगे कह रहे हैं कि सर्विसेज अब देखिए कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, पहले तो ये बताएं सर्विसेज में डील कौन करता है? प्रोविंसेस डील करते हैं। कहते हैं कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट ना इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट प्रोविंसेस ने बार्ड की हुई है, रोकी हुई है, मना की हुई है कि आप इन सर्विसेज के अगेंस्ट इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। अब जिन सर्विसेज के अगेंस्ट इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट प्रोविंसेस ने बार की हुई है ना, वो सर्विसेज अगर आप फेडरल में लेते हैं तो वहां पे भी आपको इनपुट क्लेम करने की इजाजत नहीं होगी। सर्विस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पेपर में सर्विस भी आ सकती है। वो किस तरह से आ सकती है कि आपने वो वाली सर्विस ली थी जिसकी इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट बार्ड थी अंडर दी प्रोविंस, तो आप क्या कर देंगे? उस सर्विस के ऊपर इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल कर देंगे। मेरी बात आ रही समझ? हाँ, मुझे बताएं कि क्या इसके अलावा कोई सर्विस अगर आप ले रहे हो तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स ले लेंगे? अगर आपने कोई सर्विस ली है, अगर आपने सपोज कर लिया ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ले ली हैं, आपने उसके ऊपर 2 लाख रुपए पे किया और उसने सवाल में ही बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो है ना 15% का टैक्स है प्रोविंस के अंदर, तो आप क्या 15% का इनपुट टैक्स ले लेंगे? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बताएं। आपने सर्विस अवेल की है भाई, आपने टैक्स पे किया है, तो आपको इनपुट टैक्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए आपको इनपुट। ठीक है, आपको आपकी सेल टैक्स की रिटर्न में इनपुट मिलेगा, इन एनी केस इनपुट मिलेगा हर चीज का, अनलेस वो चीजें जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल करती हैं। आ रही बात समझ? जो चीजें इस सेक्शन में फॉल करती हैं, इनके अलावा कोई भी चीज आप खरीदेंगे तो आपको इनपुट मिलना चाहिए ना ऑब्वियसली। तो यहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया, वो सर्विसेज भी स्पेसिफाई कर दी जिनके ऊपर इनपुट आपको नहीं मिलना। और वो कौन सी हैं? ये वही सर्विसेज हैं जो प्रोविंसेस के अंदर भी बार्ड थी। बार्ड होने का मतलब क्या होता है? नॉट अलाउड। बार्ड होने का मतलब क्या होता है? नॉट। बेटा क्या नहीं समझ आया व्हीकल में? आपने पॉइंट पढ़ा है? क्या कह रहा है पॉइंट? व्हीकल वाला पॉइंट रीड करें आप खुद से, एक बार रीड करें, क्लास के बाद मुझसे डिस्कस करिएगा ये पॉइंट। क्या व्हीकल वाले पॉइंट में किसी और को भी मसला है? अगर वो पेपर में बता दे कि व्हीकल आपने जो बाय किया है वो फर्स्ट शेड्यूल में फॉल करता है ऑफ कस्टम एक्ट, तो कोई मसला होगा आप लोगों को? आप क्या करेंगे उसके बाद? आपको जब वो बता देगा तो आप उसका इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल कर देंगे। क्या इतनी आसान बात नहीं है? पेपर में आपको चीटिंग करवा देगा इंशाल्लाह वो। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना बेटा, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये पेपर में बता देगा, क्योंकि कस्टम एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपने इसका क्या मारना है भाई? रट्टा मारना है। तो जहां पे मुझे डिस्क्लेमर देना होता है ना, वहां मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं। जहां लॉजिक समझानी होती है वहां लॉजिक समझा देता हूं। अच्छा, यहां पे लिखें वो वाली सर्विस ऑन विच इनपुट टैक्स बार्ड अंडर प्रोविंस। ऐसा है। ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज, तो जितना बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं वैसे ही समझना है इसको। आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा जी, अब दोबारा से एक अगेन जो है वो रट्टे वाला पॉइंट आ गया। कहते हैं कि इंपोर्ट या परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, ये कौन सी एग्रीकल्चर मशीनरी होगी? पेपर में स्पेसिफिकली बता देगा कि भाई इसके ऊपर जो है ना सेल्स टैक्स लगा था 7% का अंडर दी 8th शेड्यूल। अब 8th शेड्यूल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो शेड्यूल है ना ये है रिड्यूस रेट का। अब रिड्यूस रेट का क्या मतलब होगा? जो नॉर्मल 18% का रेट है ना, उससे कम वाली जो चीजें होंगी ना, कम रेट पे चीजें होंगी, वो इस शेड्यूल में बताई होंगी। अब आप लोगों के सिलेबस में तो नहीं है ये शेड्यूल, तो एग्जामिनर टेस्ट कैसे कर सकता है इस चीज को?
स्पेसिफिकली बता के टेस्ट करेगा कि भाई मैंने जो मशीनरी मंगवाई है ना एग्रीकल्चर की मशीनरी, ये कौन सी है, ये वो वाली मशीनरी है जो 7% पे टैक्स हुई थी अंडर दी 8 शेड्यूल। इतनी सी बात समझ आई आप लोगों को? क्योंकि यहां पे 8 शेड्यूल सिलेबस में नहीं है तो मैं चेक नहीं कर सकता जाके। हाँ, लेकिन अगर चीज कोई ऐसी होगी, सपोज करें चॉकलेट्स है, तो बताएगा ये कौन सा शेड्यूल है? नहीं बताएगा, क्योंकि आपको पता है कौन सा शेड्यूल है, 3rd शेड्यूल है, और 3rd शेड्यूल पे रिटेल प्राइस लगती है। अब लॉजिक आपको उस पर्टिकुलर गुड पे तो समझ आती है, यहां क्यों समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये शेड्यूल ही आपके सिलेबस में नहीं है। इस तरह से चीजें टेस्ट होती हैं। अब 8 शेड्यूल है रिड्यूस रेट का। रिड्यूस रेट का मतलब होता है कि जो 18 से कम के रेट पे होंगी चीजें, तो आपके सामने है 7% का रेट लग रहा है, तो क्योंकि 7% का रेट लग रहा है हम इसके ऊपर इनपुट टैक्स अलाउ नहीं करेंगे किसी भी किस्म का। और एंड पे वही अपनी एक फजूल बात कर रहा है, कहता है वो वाली गुड्स या सर्विसेज जिसके ऊपर एफबीआर ने नोटिफाई कर दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा, इसके ऊपर परेशान नहीं होना मेरे भाई। गवर्नमेंट चाहे तो चेंज कर सकती है, कुछ 5% वाली चीज़ें भी हैं, कुछ 7% वाली भी हैं, कुछ 1% वाली भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ 11 वाली भी होंगी, 10 वाली भी होंगी। ये तो गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि किस चीज़ के ऊपर कितना टैक्स लगाना है। लेकिन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंशाल्लाह पेपर में ये चीज़ बताई होगी कि क्या वो 7% वाली चीज़ है या नहीं है। आ रही है बात समझ? क्योंकि उसने जो आपसे टेस्ट करना है वो सिर्फ और सिर्फ 18% को ही टेस्ट करना है, कुछ और टेस्ट नहीं करना उसने आपसे। ओके, अब ये बात, इससे पहले मुझे ये वाला पॉइंट बताएं, इनपुट ऑन गुड्स या सर्विसेज, कौन सी गुड्स या सर्विसेज? ये पॉइंट कहीं पड़ा पड़ा नजर आ रहा है आप लोगों को? जहां पे आपने CNIC या NTN नहीं लिया था, किस बंदे का? अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर का। जब आप इसका CNIC NTN लेना भूल गए थे तो आपने इसको जितनी भी सप्लाई की हुई थी उस सप्लाई के बिहाफ उसके बैकएंड पे प्रो रेटा बेसिस पे जितना भी इनपुट था वो सबका सब, इसकी एग्जांपल करवाई भी थी मैंने तब। उस एग्जांपल को यहाँ पे लिख लें कि उस एग्जांपल को रेफर करना है और घर जाके उसको रेफर भी करेंगे। ये पॉइंट वहां पे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अच्छा, और किस चीज के ऊपर इनपुट नहीं मिलता? कहता है कि ये अगर आप स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं ना, कंप्रेसर जो होते हैं, कंप्रेसर जो फ्रिजों में इस्तेमाल होते हैं, अगर आप इनका स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं तो इसके इंपोर्ट करने के ऊपर टैक्स तो ऑब्वियसली पे करके आएंगे, लेकिन मैं आपको इनपुट क्लेम करने नहीं दूंगा। सिंपल है, नहीं दूंगा, क्लेम करने तो नहीं दूंगा। बस आप जब पेपर में आएगा तो याद रखना है आप लोगों ने इस लिस्ट को कि अगर इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप की है और स्क्रैप किसका है, कंप्रेसर्स का है, तो उसके ऊपर इनपुट हमें नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ? देखें, जो रजिस्टर्ड होगा NTN उसका मिलेगा, और जो अनरजिस्टर्ड उसका भी NTN। देखें, डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आपने सप्लाई की है, मैंने रूल तब भी समझाया था, आपने रजिस्टर्ड होगा तो NTN ले लेना है उससे, और अगर अनरजिस्टर्ड है मतलब वो NTN नहीं दे सकता तो आप क्या देगा, अपना CNIC देगा। तो अगर आपने दोनों में से कोई भी लेने में नाकाम रह गए आप, इसका मतलब है कि आपको फिर इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा जितनी भी सप्लाई की होंगी उस बंदे को। ठीक है, ऐसा है। ऑनलाइन वाले हजरात सब साथ हैं? मोहित बेटा, रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत पड़ गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड सब देखिए मेरी बात सुने यार, अगर एक रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को सेल करता है, फर्दर टैक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो वो कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह रिमेन इंटैक्ट है। वो तो सप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि सप्लाई में आप टैक्स चार्ज करते हैं, 18 चार्ज करते हैं, फिर 4 और भी चार्ज करते हैं। वो तो सप्लाई करते हुए कॉन्सेप्ट है। इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट है परचेज से रिलेटेड। ये इनपुट टैक्स की बात कर रहा हूं। आ रही है बात समझ? तो यहां पे जो इनपुट हमने डिसअलाउ करवाना है वो इसलिए करवाना है क्योंकि आपने खिलाफ वर्जी की है। ठीक है, चलें, ठीक है अब्दुल उमैस, ठीक है जी बेटा। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा जी, यहां तक मेरी बात आ रही है समझ? मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला समझाया था जो मैंने बहुत अर्ली स्टेज पे समझा दिया था। आज जरा उसको, उसकी लफाजी देख लें उस फॉर्मूला की। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, प्लीज़ बेटा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। लिख लिया सबने? इसको लिख लिए, ये जो चीज़ें लिखवाई हुई हैं ये लिख ली हैं?
एग्जाम्पल के साथ लिख लिए। ओके, मैंने आप लोगों को ना एक फॉर्मूला पढ़ाया था या समझाया था, वो किस तरह से समझाया था, देखें आपका अगर टोटल इनपुट है 100 रुपए का, और वो जो 100 रुपए का इनपुट की बात कर रहा हूं, परचेजेस की बात नहीं कर रहा, इनपुट की बात कर रहा हूं। मतलब ये देख लें यार, क्या है, 100 रुपए का इनपुट है। अब मुझे पता चला कि यार जो मैंने सप्लाई की थी ना, 30% थी टैक्सेबल सप्लाई, 30% थी मेरी, 20% थी मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाई, और 50% क्या थी, जीरो रेटेड या एक्सपोर्ट। मेरी बात आ रही है समझ? और ये 100 रुपए किस चीज के, मेरे इनपुट की वैल्यू है। आ रही है बात समझ? मैंने एक फॉर्मूला समझाया था या मैंने कंप्यूटेशन करवाई थी, वो क्या करवाई थी कि मुझे ना जरा कंप्यूट करके बताएं कि किसके हिस्से में कितना इनपुट टैक्स जा रहा है। वो अपोर्शनेट वाली वर्किंग नंबर 3 करते थे, वर्किंग 1 करते थे आउटपुट टैक्स की, 2 करते थे इनपुट टैक्स की, और थर्ड हम कौन सी करते थे, अपोर्शनमेंट की वर्किंग करते थे। वो जो अपोर्शनेट का फॉर्मूला था, यहां पे जरा फॉर्मूला तो बनाए, उसका क्या बनता है आपकी नजर में? ये देखें, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, और ये लें जीरो रेटेड। मुझे ज़रा फॉर्मूला बना के दिखाएं। चलें, इसको मैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए ज़ूम कर लेता हूँ कि यार ये मेरे पास बनती हैं तकरीबन 60 रुपीज़ की, ये बनती है मेरे पास तकरीबन 40 रुपीज़ की, और ये बनती है 100 रुपीज़ की। ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेसिस पे आपने किसको अपोर्शन करना था, इस इनपुट को अपोर्शन करना था। लेकिन ये इनपुट आपको पता है कौन सा है? इस इनपुट का नाम है रेजिडुअल इनपुट टैक्स। सर ये किस तरह का इनपुट टैक्स होता है? मैं आप बोलूंगा आप लोगों को कि ये जो मैंने आपको पूरा सेक्शन पढ़ाया है ना, ये जो पूरा सेक्शन पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, जब आप ये सारी खिलाफ वर्जियां, जितनी भी यहां पे गलतियां की हैं हमने, ये सारे का सारा इनपुट जब आप लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, उसके बाद जो इनपुट बचेगा उसका नाम क्या होगा, रेजिडुअल इनपुट टैक्स। तो वो कहता है कि जो रेजिडुअल इनपुट टैक्स है, जो रेजिडुअल इनपुट टैक्स है, इसको आपने क्या करना होता है, अपोर्शन करना होता है। वो जो पहले अपोर्शन करवा रहा था मैं आप लोगों को, वो अपोर्शन में एज इट इज इसलिए करवा रहा था क्योंकि मैंने ये सेक्शन नहीं पढ़ाया हुआ था। आइंदा मैं जितनी भी परचेजेस करूंगा, मैं सारे का सारा इनपुट ले लूंगा, फिर मैं देखूंगा मैंने कौन कौन सी खिलाफ वर्जियां की हैं, फिर मैं देखूंगा सेक्शन नंबर 8 के अकॉर्डिंग किस किस चीज के ऊपर इनपुट नहीं मिलना चाहिए, वो मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। लेस करने के बाद एक नेट अमाउंट बचेगी मेरे पास। कोई फॉर्मूला ज़हन में आ रहा है? लेस करने के बाद एक नेट अमाउंट बचेगी मेरे पास, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रेजिडुअल इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। रेजिडुअल इनपुट टैक्स। ये जो रेजिडुअल इनपुट टैक्स होगा, इसको फिर मैं अपोर्शन कर दूंगा किस किस के ऊपर, बताएं जी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और डिवाइड कर दूंगा जितनी भी सप्लाईज मैंने की होंगी, जितनी भी सप्लाईज मैंने की होंगी टोटल से। तो क्या हम यही फॉर्मूला नहीं बनाते थे यार? ये देखिएगा, 60 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ऐसा नहीं बनाते थे हम फॉर्मूला? क्या हम यहाँ ये नहीं करते थे 40 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100? क्या ये काम नहीं करते थे? और उसके बाद थर्ड पे क्या, 100 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 का इनपुट। आ रही बात समझ? ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, समझा दिया था। अब जरा उसकी थ्योरी फॉर्म ये आपके सामने लिखी हुई है, वो देख लें। कहते हैं कि अगर एक बंदा डील करता है, किस किस में डील करता है? अगर एक बंदा डील करता है टैक्सेबल सप्लाईज में और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में। टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब है कि जीरो रेटेड में भी डील करता है और लोकल टैक्सेबल सप्लाई में भी डील करता है, लोकली भी चीजें बेचता है और एक्सपोर्ट भी करता है, दो चीजें आ गई। और तीसरा नॉन टैक्सेबल कौन सी होती हैं? एग्जेम्प्ट होती हैं। कहते हैं कि अगर एक बंदा इन तीन चीजों में डील करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पोर्शन इनपुट टैक्स का क्लेम कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड इनपुट टैक्स का पोर्शन क्लेम कर सकता है। मेरे साथ बोलें, वो कौन सा पोर्शन क्लेम कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ वो वाला पोर्शन क्लेम कर सकता है जो रिलेट करता है टैक्सेबल सप्लाई से। और क्लेम किसके अगेंस्ट करना होता है? आउटपुट के अगेंस्ट करना होता है। ऐसा ही है, रेजिडुअल इनपुट को उसमें से वो वाला पोर्शन क्लेम कर सकता है जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ है, और जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज नहीं हुआ
वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो एक जीरो रेटेड होगा, जीरो रेटेड भी टैक्सेबल में आता है, तो अगर जीरो रेटेड होगा तो वो रिफंड हो जाएगा, और अगर जीरो रेटेड नहीं होगा फिर कौन सा होगा, एग्जेम्प्ट होगा, तो एग्जेम्प्ट होगा तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। आ रही है बात समझ, यहां तक सब साथ है। इस फॉर्मूला को लिखें अपने पास। यार ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में ये बेस पे तो मैंने 2 ली हुई हैं, 3 क्यों नहीं ली हुई? जीरो रेटेड इसी के अंदर है भाई, जीरो रेटेड इसी के अंदर है, टैक्सेबल के अंदर दोनों होती हैं। आ रही है बात समझ? ऑनलाइन वाले हजरात मेरी बात समझ आ रही है? अगर साथ हैं तो मुझे बता दें। अरसल अगर आपने शुरू के लेक्चर लिए हैं तो अपोर्शनमेंट समझ आ जाएगी। एक लेक्चर मैंने लगाया था अपोर्शनमेंट के ऊपर, तो कभी कभार मैं बेस बना के आता हूं, पहले वो चीज़ें बाद में आने वाली होती हैं। सिर्फ 3 बंदों का 4 बंदों का आया जी, मैं रिपीट भी कर देता हूं, पहले इसको लिख लें। ये बात समझ आ जानी चाहिए मेरा ख्याल है। बेटा आपको समझ आ गई बात? मैं रिपीट कर देता हूं, टेंशन नहीं ले, रिपीट कर देता हूं, लिख लें और समझ लें। नहीं नबील, रिवर्स का सिनेरियो नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुने, मंथली रिटर्न जब बनती है, सवाल उनका ये है, सवाल उनका क्या है सर, अगर मैंने सप्लायर को इनपुट पे कर दिया था परचेज करते वक्त, सप्लायर ने मुझे चीज़ें बेची थी, सप्लायर ने मुझसे टैक्स ले लिया था। सिनेरियो सुन लीजिएगा, सप्लायर ने ये टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। अब मुझसे सवाल क्या किया जा रहा है? सवाल ये किया जा रहा है कि सर मैं तो इनपुट क्लेम कर चुका हूँगा। आप कैसे क्लेम कर चुके होंगे? यही तो बात है, आपका भी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, सप्लायर का भी नहीं हुआ भाई। अभी तो आप 1 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर सोच रहे हैं। सपोज करें फरवरी का महीना है, आपने परचेजेस की दबा के, आपका इनपुट बना बहुत अच्छा, सप्लायर ने ये इनपुट अभी तक सबमिट नहीं करवाया। सप्लायर को ये काम कब तक करना है? अगले महीने की 10 तारीख तक करना है, और आपकी जो रिटर्न है वो उसके बाद जारी होगी। आपकी रिटर्न कब तक जारी होती है? 18 तारीख तक जारी होती है। पेमेंट आप 15 तक कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट को पैसा जल्दी चला जाए, लेकिन रिटर्न का जो डॉक्यूमेंट है वो आप 18 तारीख को सबमिट कर देते हैं। तो भाई आप ये अपना काम जो है ये सप्लायर के 10 तारीख को करने के बाद कर रहे होंगे। पहले सप्लायर बताएगा कि मैंने आपका टैक्स जमा करवाया या नहीं करवाया, और जो जमा करवाया होगा उसी का तो इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा सिस्टम इस चीज की, तो जहां जहां पे होगा वो अलाउ करता जाएगा इनपुट, जहां पे उसने जमा ही नहीं करवाया होगा वो आपका डिसअलाउ करता जाएगा। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप सप्लायर को कॉल करो और उसको बोलो कि भाई मेरा टैक्स जमा करवा उधर। क्यों जमा करवा भाई? क्योंकि गवर्नमेंट को फायदा नहीं पहुंचेगा तो गवर्नमेंट मुझे फायदा नहीं देगी। अब आइए बात समझ नबील। तो यही बात है ना, देखो सिस्टम में बैठे हुए सप्लायर क्यों ना जमा करवाए? रजिस्टर्ड सप्लायर है भाई, मेरा इनपुट डेड हो रहा है, मेरा एसेट था वो, मेरा एसेट डेड हो रहा है, मैं छोड़ूंगा आपको कि आप जमा क्यों नहीं करवा रहे? मैं तो कंप्लेन करूंगा कि भाई मेरा इनपुट टैक्स लेके अपने पास रखा हुआ है इस बंदे ने। सही है, तो कंप्लेन होगी ना ऑब्वियसली मेरे भाई। ये सिस्टम बनाया ही ऐसा गया है कि मैं इस बंदे के ऊपर जो है ना, इस बंदे की गर्दन के ऊपर या कंधे के ऊपर रख के बंदूक चला रहा हूं और अलग किसी और को रही है। सही है बेटा, डेट्स मैंने बताई थी, मुझे पता है पेमेंट करने की डेट क्या है, 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ का मतलब क्या होता है? अगले महीने की 15। मंथली रिटर्न बन रही होती है तो 15 तक हम पेमेंट कर देते हैं, और रिटर्न कब तक सबमिट करवा देते हैं? 18 तारीख तक। और ये जो अनेजर सी वाला कॉन्सेप्ट था, ये फाइनल्स का कॉन्सेप्ट था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल यहां पे लेके आया था। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिएगा,
कहते हैं कि ये हर महीने जो भी रिटर्न आप बना रहे हो ना, ये जो इनपुट टैक्स आप क्लेम करते जा रहे हो सारा, हर महीने आउटपुट भी होगा, इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, इनपुट भी होगा, इसको चेक करने वाला कोई भी नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान में जो रिटर्न सबमिट करवाने का सिस्टम है ना, वो है सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि आपकी जितनी भी इनकम बनती है आप उसके ऊपर टैक्स हमें आगे दे दें, बाद में एफबीआर का अगर दिल करेगा ना तो वो आपका ऑडिट खोल लेगा। अगर आप एफबीआर के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए, अगर आप उनके ऑडिट के सैंपल में आ गए, वो एक सैंपल रन करेगा रैंडमली कि यार किसको पकड़ना है, आपका नाम निकल आया, उसका नाम निकल आया, उसका नाम निकल आया, बस। अब आपकी रिटर्न्स उठाई जाएंगी और आपको नोटिस इशू किए जाएंगे कि आपका ऑडिट खुल गया, आप आके वेरिफिकेशन करवाओ जो जो आपने काम किया हुआ था। और ये रैंडमली हर बंदे का नहीं होता, ये उन्हीं लोगों का होता है जो बड़े बड़े होते हैं, जिनकी रिटर्न की अमाउंट बड़ी होती है, जिन्होंने टैक्स ज़्यादा देना होता है, ऐसा है। अच्छा, अब इस बात का मतलब है कि आपकी ना इस एडजस्टमेंट को, ये जो हर महीने आप कर रहे हो इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स की, चेक करने वाला कोई नहीं बैठा हुआ। तो उसने बोला कि भाई ये जो एडजस्टमेंट हो रही है ना, मंथली एडजस्टमेंट इनपुट टैक्स की, कहते हैं कि ये है तुम्हारी प्रोविंशियल एडजस्टमेंट, सॉरी प्रोविजनल एडजस्टमेंट। तुम्हारी क्या है? प्रोविजनल, मतलब फाइनल नहीं है, प्रोविजनल है। और फाइनल कब होगी? कहते हैं कि जब तुम्हारा पूरे का पूरा साल गुजर जाएगा ना, हम उसके बाद हिसाब करेंगे क्या कट के क्या बचा, क्या लेना है, क्या देना है, ये सारा हिसाब किताब हम करेंगे साल के एंड पे जाके। इसकी न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, लेकिन ये बात इस तरह से आप समझ लें कि जो भी आप रिटर्न हर महीने फाइल करते हैं वो क्या होती है? प्रोविजनल होती है, प्रोविजनल एडजस्टमेंट होती है। और फाइनल कब होती है? ये सारा का सारा लेन देन फाइनल कब होता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। ये बात आई समझ? अच्छा, और उसके बाद हाँ हाँ बिल्कुल क्लेम करते जाएं, क्लेम करते जाएं, आउटपुट टैक्स देते जाएं, इनपुट टैक्स क्लेम करते जाएं। हाँ, उसको फाइनल देखेंगे एट द एंड की किसका रिफंड कितना बन रहा है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी, मैंने आपको कि जो रिफंड होता है ना, रिफंड वो आपको हर महीने नहीं मिल रहा होता। उस रिफंड का क्या हिसाब बताया था मैंने? वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, क्या पता अगले महीने का इनपुट टैक्स। यार क्या कर रहे हैं आप लोग? बातों में मसरूफ होंगे तो फिर मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, सही है। मैंने ये बताया था रिफंड का कि यार रिफंड जब आपका बनता है ना किसी एक महीने में, तो वो रिफंड आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले महीने में। सपोज करें अगले महीने में इनपुट आपका नॉर्मली कम बना क्योंकि आपने परचेजेस कम की, हो सकता है ना, बिजनेस की सेंस को समझें। एक महीने में ज्यादा परचेजेस कर ली, स्टॉक ज्यादा जमा कर लिया, अगले महीने परचेजेस कम किए, तो जिस महीने ज्यादा परचेजेस थी इनपुट ज्यादा था, और जिस महीने कम परचेजेस है उस महीने में इनपुट कम था। जिस महीने में इनपुट ज्यादा हुआ वहां से आपका इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो गया। या सपोज करें एक महीने में आपने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया, आपका सीजन था एक्सपोर्ट का, आपका रिफंड बन गया, अब वो चलता हुआ आ रहा है आगे। ये नहीं होगा कि उसी महीने आप एफबीआर के पास जाएंगे बोलेंगे मुझे पैसे दे दो, ऐसा नहीं होता। वो कहेगा कि इसको चलाओ जरा भी, इसको लंबा चलाओ अभी आगे तक। क्यों? देखो क्या पता अगले महीने में तुम्हारा आउटपुट बहुत ज्यादा बन जाए, क्या पता तुम्हारा इनपुट कम हो, तुम्हें वहां जरूरत पड़ जाए इसकी, तो इसको चलाते जाओ, इसको नेट ऑफ करते जाओ, और कहां तक ले आओ? साल के एंड पे ले आओ। साल के एंड पे आके मुझे फाइनल बताना कि तुम्हारा क्या इनपुट बना, क्या आउटपुट बना, क्या रिफंड बना। ऐसा है? मेरी बात आ रही है समझ? तो साल के एंड पे जाके ही फिर आपको आपका रिफंड मिल रहा होता है, वहां पे सरकार लायबल होती है आपको रिफंड का पैसा देने की। और फिर अगर ना दे तो सरकार के ऊपर पेनल्टी लगती है, वो जो आपको 12% के ऊपर कायबोर का देते हैं, कायबोर देते हैं या 12% का दे देते हैं, कायबोर +3 या 12%, ठीक है। इसके ऊपर फिर आपको वो पैसे देते हैं साथ में, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले होते, ऐसा है। और अगर यही काम हम गवर्नमेंट के साथ करें, उनकी पेमेंट डिले करें, तो पेनल्टी के तौर पे हमें भी इसी तरह साथ में पैसे देने पड़ते हैं। अब ये रेट कितना है कायबोर, ये 12%, ये आप लोग का नहीं, फाइनेंस का पार्ट है, छोड़ दें इसको। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, इंटरेस्ट का रेट होता है कायबोर। जी ऑनलाइन वाले हजरात क्या सब साथ हैं यार? प्लीज कंफर्म कर दें यार। क्लास में ना बातें नहीं किया करें यार, और बातें करनी है तो क्लास में आने का फायदा नहीं। एक भी बच्चा बैठा होगा ना मैं उसको पढ़ा लूंगा, बातें करने वाले नहीं चाहिए क्लास में। अच्छा जी, मुझे बताएं 180 डेज का जो कॉन्सेप्ट है कहां कहां पे अभी तक इस्तेमाल हुआ है?
कहां कहां पे 180 डेज की बात हुई है? डेबिट क्रेडिट नोट इशू करने में, जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाए उसके 180 दिन के अंदर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना है अगर गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को नुकसान कब होता है? जब आपका इनपुट बढ़ जाता है और आपका आउटपुट। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करना होता है विद इन 180 डेज। ओके, और अगर गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है, चाहे 1 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, 20 साल बाद करो, चाहे तुम्हारी अगली नस्लें आगे कर दें डेबिट क्रेडिट नोट, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है इसके अंदर। अच्छा जी, तो एक तो हमने यहां पे बात की थी, दूसरी बात कहां पे की थी? दूसरी बात ये की थी कि एक बायर है, एक सप्लायर है। मैंने आपसे अगर उधार पे चीजें खरीदी हैं, क्रेडिट परचेज की है, या आपने मुझे क्रेडिट सेल कर दी है, तो भाई इसकी पेमेंट भी तो करनी है ना। कहते हैं कि इस पर्टिकुलर सप्लाई की जो पेमेंट है ना, या परचेज की जो पेमेंट है, ये कितने दिनों में कर दिया करो? 180 दिन के अंदर अंदर कर दिया करो। अगर तुम 180 दिन के अंदर करोगे नहीं तो होगा क्या? होगा ये कि देखो, जो सप्लायर है उस बंदे ने टैक्स अपनी जेब से तो देना नहीं है, उस बंदे ने टैक्स अपनी जेब से तो देना नहीं है। तुम पेमेंट करोगे नहीं तो वो टैक्स कहां से देगा? तो तुम्हें ये चाहिए कि 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, क्योंकि तुम पेमेंट करोगे टैक्स की तो वो आउटपुट टैक्स आगे जाके हमें भी सबमिट करवा देगा। अक्रूवल बेसिस पे बंद तो रहा होगा उसका, लेकिन कैश फ्लो ही नहीं होगा तो पेमेंट कहां से करेंगे एफबीआर को? आ रही है बात समझ? चलो, 180 दिन को मैंने रिवाइज करवा दी है। 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, डेबिट क्रेडिट नोट इशू हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। ये तो इसीलिए मैंने सप्लायर और बायर को लिंक किया, मैंने एफबीआर को नहीं लाया बीच में। भाई मैंने ये बोला है कि सप्लायर को पेमेंट 180 दिन के अंदर कर दो, और ये मैंने बात इसलिए बोली है कि पैसे आपसे लेके देगा कि यार पैसे ऑब्वियसली जब कस्टमर से रिसीव ही नहीं होंगे तो मेरा कैश फ्लो तो हिट हुआ रहेगा ना, मेरे कैश फ्लो पे तो हिट पड़ी रहेगी ना। मेरे पास जब बिजनेस में पैसा ही नहीं होगा, फाइनेंस ही नहीं होगा, तो मैं कैसे अपने सर्कल चलाऊंगा बिजनेस का? और नॉर्मली जो है सप्लायर्स वो यही रखते हैं कि यार आप 45 डेज के अंदर अंदर हमें सारी पेमेंट कर दोगे। नॉर्मल मार्केट में जो रेट चल रहा होता है ना, जो वो ही 45 डेज ही चल रहा होता है। बाकी अक्रूवल बेसिस पे आपका पेबल बन जाएगा। सेल्स टैक्स किसके ऊपर चलते हैं? अक्रूवल बेसिस पे। आपका आउटपुट टैक्स बन जाएगा जितनी आपने सप्लाईज की हैं, आपका इनपुट टैक्स बन जाएगा जितनी आपने परचेजेस की हैं, और नेट पे जो पेमेंट है वो आपने अगले महीने की 15 तारीख तक करनी है। वो आप जहां से मर्जी पैसे लाके करें, ठीक है ना? यस यस यस। अच्छा आगे चलें जी, यहां तक मेरे ख्याल सबको समझ आता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जी। ओमेगा एंटरप्राइजेज है और उसका डेटा है हमारे पास जुलाई 2024 का। ये 1 महीने का डेटा क्यों दिया, पूरे साल का क्यों नहीं दिया? 1 महीने का इसलिए दिया है क्योंकि सेल्स टैक्स की रिटर्न कितने टाइम की बनती है, और अगर इनकम टैक्स का सवाल करवाता तो वो पूरे साल का होता है डेटा। ऐसा है? ओके। कहते हैं कि सप्लाई की है रजिस्टर्ड बंदे को कितने की? 60 लाख की है, 6 मिलियन की है। कहते हैं एक्सपोर्ट की है गुड्स की, एक्सपोर्ट की है, क्या होगी? जीरो रेटेड होगी। जीरो रेटेड होगी या कोई भी टैक्स नहीं लगेगा? जीरो रेटेड होगी। कहते हैं कि सप्लाई की है क्या? एग्जेम्प्ट गुड। एक बात आप लोगों ने मुझसे सुनी है कभी जिंदगी में कि इनपुट का क्या करना है ये डिपेंड करता है कि उसकी सप्लाई कैसे हुई है। इसको ना जरा बड़ा सा करके ऊपर लिख लें, किताब का जो सफा है ना, ऊपर जो एक लाइन लगी हुई बॉर्डर लगा हुआ उससे भी ऊपर लिख लें जरा हाईलाइट करके। इनपुट का क्या करना है ये डिपेंड करता है कि उसकी सप्लाई क्या हुई है। इनपुट का ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है उस पर्टिकुलर चीज की सप्लाई पे। ये लिख लें अपने पास, ये बहुत जगह पे काम आएगी आपको। पूछे साथ वाले से क्या बोला मैंने, उसको आवाज आई है? रिवाइज करते हैं यार आप लोग, जरा सुना दें मुझे क्या बोला मैंने। इनपुट का ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर? सप्लाई कैसे हुई है। अच्छा जी, अब उस बंदे ने कुछ परचेजेस भी की होंगी, जाहिर है चीजें बेची हैं तो इन्वेंट्री खरीदी होगी, रॉ मटेरियल खरीदा होगा, कुछ तो खरीदा होगा ना। कहते हैं कि गुड्स परचेज की हैं रजिस्टर्ड बंदे से,
ये बताना जरूरी था? क्यों बताना जरूरी था? अगर अनरजिस्टर्ड से की होती तो, अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज की होती तो, आ रही बात समझ? तो वो भी की हुई है हमने, टेंशन नहीं लेनी, वो भी की हुई है। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आप बात कर रहे हैं वो सप्लाई के केस में है, वो सप्लाई के केस में है, वो सप्लाई के केस में है। और कहते हैं कि परचेज रिटर्न हो गई है रजिस्टर्ड सप्लायर को। परचेज रिटर्न का क्या मतलब है? हमने कुछ चीजें परचेज की थी और वो हमने वापस कर दी हैं रजिस्टर्ड। अब जो चीजें हमने वापस कर दी हैं उनके ऊपर इनपुट भी कम हो जाना चाहिए। और अगर ये नहीं बताया हुआ सवाल के अंदर कि डेबिट या क्रेडिट नोट 180 दिन के अंदर इशू हुआ या नहीं हुआ, तो आप क्या एज्यूम करेंगे? कि यही एज्यूम करना है यार, हाँ हो गया था, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छा ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है जी, ये चीज़ें सारी वापस हुई हैं, आई हैं, सब कुछ हो गया। अब मुझे बताएं ज़रा, आप कैलकुलेट करें, आउटपुट टैक्स भी कंप्यूट करें, इनपुट टैक्स भी कंप्यूट करें, प्लीज़ यार कंप्यूट करें। सिर्फ इतने से डेटा पे मुझे आउटपुट टैक्स भी कंप्यूट कर दें और इनपुट टैक्स भी कंप्यूट कर दें। और इनपुट टैक्स को अपोर्शन भी कर दिएगा प्लीज यार। ऑनलाइन वाले कर रहे हैं? आप लोग सही मज़े में होंगे, घर बैठे सुकून से, पराठा साथ में, चाय साथ में, ऐसा है? यहाँ अटेंटिव होकर लेक्चर लेते हैं। बोथ बेहतरीन है बेटा। मैं तो पहले वाला ही हूँ, मतलब चाय पराठा साथ में और फिर लेक्चर लेना। आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है? रजिस्टर्ड नहीं है आपके पास? उनका है जी? अच्छा, पॉइंट्स लिख रहा है वो। अच्छा, लेट आया था। लेट कौन आया था जी? आप आए थे? आप आए थे? चलो सही, लिख लें बेटा। ऐसा ही है, नींद तो बहुत आती है, नींद मुझे भी बहुत आती है, क्या करें बेटा। कर लें ज़रा 5 मिनट ले लें यार, कर लें प्लीज़। पहले आप क्या निकालेंगे? आप आउटपुट टैक्स निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे? फिर आप इनपुट टैक्स निकालेंगे, फिर उस इनपुट टैक्स में से आप रेजिडुअल इनपुट टैक्स निकालेंगे, और उस रेजिडुअल इनपुट टैक्स को फिर आप अपोर्शन करेंगे, और उस अपोर्शनमेंट के नतीजे में जो टैक्सेबल सप्लाईज का इनपुट आएगा उसको क्लेम करवाएंगे आउटपुट के साथ। जो एक्सपोर्ट का आएगा उसका क्लेम करेंगे रिफंड, और जो एग्जेम्प्ट का होगा उसको क्या कर देंगे? एक्सपायर कर देंगे। जो बाद में रिकॉर्डिंग ले मेरी, उसको 2 बार सुन लिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मौजम करना है। एक वक्त में एक ही काम होता है, खाना खाएं या पढ़ लें। किस बंदे ने, किसने कर लिया है? बहुत ढीले हैं यार आप लोग। सर्दियां आ गई हैं। अच्छा जी, आ जाएं फिर। चलें 1 मिनट। हाँ, यार आपने कर लिया? क्या नाम है यार आपका? आपने कर लिया? हो गया? अच्छा, मुझे बताएं जरा आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट तो सिंपल है यार, आउटपुट तो सिंपल है, आउटपुट तो सिंपल है। सप्लाई की हुई है, ये की है और ये की है, 3 सप्लाई हैं यार, 3 सप्लाईज हैं आपके पास। इसके ऊपर बताएं कितना लगाया था आपने?
4% फर्दर भी, क्यों? ठीक है, इसके ऊपर कितना लगाया था? 0 ना लगाते, ऐसे लिख देते, डैश कर देते ना, नहीं चले चले ठीक है, 0 लगाया था, चले ये ले 0 हो गया। इसके ऊपर कितना लगाया था? इसके ऊपर इनएडमिजिबल लिखा था आपने, इसके ऊपर क्या लिखा था? इनएडमिजिबल लिख के, रेट वाले कॉलम में इनएडमिजिबल लिख के और आगे आपने डैश लगा दी थी, ऐसा। अच्छा, ये 3 काम आप लोगों ने किए। इसका मतलब है कि आपका आउटपुट टैक्स कितना बना है सबका? 10,80,000 रुपए। क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, ये आप जिसने किया आप उसके साथ समझिएगा। अभी 10,80 सबका आगे। अच्छा, मुझे बताएं उसके बाद आपका इनपुट टैक्स कितना बना? सबसे पहले इनपुट टैक्स कितना बना? सबसे पहले इनपुट टैक्स कितना बना? 65 लाख की परचेजेस यहां पे, फिर अनरजिस्टर्ड से जो किए इसके ऊपर भी लगाएं 18%, इसके ऊपर भी लगाएंगे? नहीं भाई, इसके ऊपर नहीं लगा। रोकते क्यों नहीं है मुझे आप? फिर गलत कामों से रोका करें भाई। इसके ऊपर कितना लगाया? 6.5 मिलियन के ऊपर 18% का इनपुट आपने यहां पे क्लेम किए। इसके ऊपर आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया, कोई इनपुट आपने क्लेम नहीं किया, इनएडमिसिबल लिख दिया। और जो रजिस्टर्ड बंदे से, ये किसके साथ नेट होनी चाहिए? इसके साथ नेट होनी चाहिए ना। तो भाई वो कहते हैं कि परचेज रिटर्न कर दी है, विच मीन्स के इनपुट, बताएं नोट कौन सा इशू किया होगा? मैं अगर बायर हूं तो मैंने डेबिट नोट इशू करके, विच मीन्स के अपने क्रेडिटर को डेबिट किया होगा। क्रेडिटर को डेबिट करने का मतलब है कि लायबिलिटी परचेज रिटर्न हो गई है, गुड्स मेरी इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हो गई है। आ रही बात समझ? ऐसा है। परचेज रिटर्न की एंट्री तो बता दें यार प्लीज, डबल एंट्री तो बताएं परचेज रिटर्न की। क्रेडिट परचेज थी, परचेज रिटर्न डेबिट, लायबिलिटी कम कैसे होती है? डेबिट हो गए तो वो डेबिट कर देंगे और आपके पास जो भी आपके इन्वेंट्री या सामान है वो चला रहेगा, तो वो क्रेडिट हो गया, ऐसा। अच्छा, तो भाई मुझे बताएं नेट पे इनपुट कितना बचा इन दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए? 6500,000 माइनस करें 650,000, आंसर क्या आ रहा है? 58, कितना आ रहा है यार? 6,50,000 निकालना है तो 5850। इसके ऊपर इनपुट कितना आया आपका? 18% का। आंसर क्या बन रहा है? 10,15,000। ऑनलाइन वाले बता दें यार, ये तो कंफ्यूज ही बहुत है, आप बता दें यार। 1053, उन्होंने पहले ही आंसर दिया हुआ है 1053,000। अब ये कौन सा इनपुट कहलाएगा? इनपुट या रेजिडुअल इनपुट? रेजिडुअल इनपुट। तो रेजिडुअल इनपुट को जरा अपोर्शन तो कर दें यार। वो जो मैंने लाइन लिखवाई थी बुक में सबसे ऊपर पेज में रजिस्टर के, वो देखिए जरा क्या लिखा हुआ था? इनपुट का ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सप्लाई के ऊपर। सप्लाई किस तरह की हुई हुई है? ये सामने 3 तरह की सप्लाई हुई हुई है। तो इस रेजिडुअल इनपुट को उठाएं 1053 को, और ये सप्लाई लेते हुए, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई लेते हुए अपोर्शन कर दें। क्या आप लोगों ने अपोर्शनमेंट की? जरा आपके अपने सामने जरा फिगर्स निकालें अपोर्शनमेंट की। जी बेटा प्लीज। अभी आप सॉल्व कर रहे हैं? अभी आप सॉल्व कर रहे हैं तो अभी आप साथ देख लें मेरे। अभी आप सॉल्व करें नहीं, क्योंकि इतना हम स्लो चल नहीं सकते इन चीज़ों में। सॉल्व करने का टाइम, प्रॉपर टाइम पहले दे दिया था मैंने। जी बेटा, 6,000 डिवाइड बाय 9 मिलियन और इंटू 1053,000, ऐसा है? क्या आपने अपोर्शनमेंट ऐसे ही किया यार? ये सिंपल फॉर्मूला है, वो वैसे लिख दिया था, अंग्रेजी लिख दी थी उसकी, छोड़ दें उसको। बेसिक फॉर्मूला वही है, बुनियादें अपनी नहीं हिलानी आप लोगों ने, ऐसा है। तो मुझे बताएं इन तीनों का जरा सम करें, सम कितना बनता है? वैसे ही करवा रहा हूं, वैसे ही करवा रहा हूं चेक करने के लिए। 1053, क्या यही सम बनता है? इसका मतलब ये कि मैंने सारे का सारा इनपुट अपोर्शन कर दिया, ऐसा हो गया। तो अब मुझे बताएं कि रिफंडेबल कितना है? रिफंडेबल कितना है? रिफंडेबल कितना है सर जी बताएं, रिफंडेबल कितना है? ऐसा है 292,500। रिफंडेबल इनपुट कितना हो गया? 292। ओके, मुझे बताएं क्लेम कितना कर सकते हैं अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स?
और आउटपुट कितना था, निकाल के आ चुके हैं ऊपर, 1080 था ना। ये लें 1080 के साथ आपने इनपुट को क्या कर दिया, क्लेम कर लिया है। क्लेम करने के बाद क्या बचता है, आउटपुट माइनस इनपुट, पेबल आ गई आपकी, लाइबिलिटी आ गई, जो किसको जाएगी, बैलेंस पेबल। नजर आ रहा है, क्या इतना ही बनता है, आप लोगों का भी इतना ही बना था, ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज यार, क्या आप लोगों का भी इतना ही बना था 378। अब ये पेबल है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को पे करना है, और रिफंडेबल है गवर्नमेंट से, वो कितने, 292। यार ये 292 सर अपने नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है, ये 292 नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है, क्या माइनस करके तो नहीं देंगे। जीरो रेटिंग का मैंने बताया था, रिफंडेबल हमेशा सेपरेट होता है, उसको आप नेट नहीं करते। पेबल बेशक आपका एक ही रिटर्न में आपका पेबल भी आ रहा होगा और एक ही रिटर्न में आपका एसेट भी आ रहा होगा। ये नेगेटिव सिर्फ एक साइन है, ये नेगेटिव सिर्फ एक साइन है। क्यों साइन क्यों है, ये देखें यार, जो आपका पेबल है ना, पेबल पॉजिटिव दिखा रहे हैं आप, तो जाहिर है एसेट को तो पॉजिटिव नहीं दिखाना चाहिए, फिर एसेट को नेगेटिव दिखा दिया मैंने। लेकिन डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं उसकी आप, डिस्क्रिप्शन पेबल बन गया 378 का, ये नेगेटिव, ये जाना है, ये आउटफ्लो है मेरा, आउटफ्लो जो जाएगा 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख को जो पे करूंगा वो ये है, और जो मैं क्लेम करूंगा जो मुझे वापस आएगा वो कितने है, वो 292 है। तो नेगेटिव ये सिर्फ एक साइन है, साइन शो कर रहा है ऐसा। अच्छा जी इब्राहिम बेहतरीन है बेटा, और किस किस का सही है, और किस किस का सही है, जिसका भी सही है उसको शाबाश मेरी तरफ से। आप लोगों में से किसका सही था, कोई 50% से ज्यादा सही हुआ हो बेटा, 50% से ज्यादा, यस और नो, 50% से ज्यादा, चले सही है। जी जी बेटा नोट्स में ही है, मैं इसको अभी तो नहीं बनाया। शफक बेटा बेहतरीन है, बाकी भी सही है। चलें जी आगे आ जाए, क्या स्क्रॉल करना है बेटा, बताएं मुझे क्या स्क्रॉल करना है, हो गया। जी क्या कह रहे हैं आप, बताएं मुझे, इस पूरे सवाल को देखें गौर से और मुझे बताएं 4% अप्लाई होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि सप्लाई अनरजिस्टर्ड बंदे को की ही नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे चीजें पूछता रहता हूं, मुझे बताते जाइएगा प्लीज यार। आपका इनपुट कितना बनता है, इनपुट आपने कितना बनाया था परचेजेस के ऊपर, 10 53 का इनपुट बनाया था। सपोज करें मैं अपना सिर्फ इनपुट की अमाउंट बताऊंगा आपको, सपोज करें वो बोल रहा है 5000 की डिस्क्रिपेंसी बाय क्रेस्ट हो गई है, तो इनपुट इतने से 5000 से कम हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, 1048 हो जाएगा, 1048 1048 000 हो जाएगा। कोई कंफ्यूज ना हो रहा है यार, 1048 का मतलब है कि 10,48,000। अच्छा मैं अब इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल की बातें कर रहा हूं आप लोगों से। एक अगर डिस्क्रिपेंसी बाय क्रेस्ट आ जाएगी तो इनपुट कम हो जाएगा उतने से, एग्रीड एग्रीड। अगर आपने मजीद भी कोई चीजें एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए इस्तेमाल की होती तो वो इनपुट भी आपका। और यहां पे देखें जरा इस सवाल में क्या वैसा हुआ है, आपने जो चीजें एग्जेम्प्ट के लिए इस्तेमाल की थी ना, ये देखें 58,500 कहीं नजर ही नहीं आ रहा, जाया हो गया ये क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, जाया हो गया ये। तो सर यहां दिखाने की क्या जरूरत थी भाई, इसका नंबर है, ये अपोर्शन करने के नंबर है, इसलिए दिखाया है, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को। अच्छा मुझे बताएं कि अगर इसी सवाल में होता कि आपने फेक इनवॉइसेस क्लेम की हुई है 2 लाख रुपए की, 2 लाख से कम होता, इनवॉइसेस की वैल्यू 2 लाख रुपए है, 2 लाख के ऊपर 18% से वैल्यू कम होती, ठीक है, इनवॉइस की वैल्यू। वो इनपुट बताया था, ये इनपुट ही था, ये क्या था, वैल्यू ऑफ सप्लाई थी। अच्छा और मुझे बताएं अगर डिस्क्रिपेंसी बाय क्रेस्ट हो गई तो ये हो गया, अगर पेमेंट आपने 180 दिन में ना की होती तो डिटेल अगर देता वो आपको तो आप उतने से इनपुट कम कर देते। मतलब ये जितनी भी एडजस्टमेंट पढ़ा के आए हो ना, इससे अल्टीमेटली नेट होने के बाद क्या निकलता है आपका, रेजिडुअल इनपुट टैक्स। और ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्या हो जाता, अपोर्शन, और अपोर्शन होने के बाद जो करना था वो आपके सामने है। ठीक है चले आगे बढ़ रहा हूं, क्या बेटा, नहीं खुद से अज्यूम नहीं करना बेटा, खुद से अज्यूम नहीं करना। 5850 पे 18% नहीं लगाया था,
5850 वेयर इज 5850 बेटा उस पर 18 ही लगाया हुआ है, ये देखें 18 ही लगाया हुआ है और 1053 तो इनपुट था, तो इनपुट को इनपुट से नेट कर रहा था ना मैं। चलें जी, बिल्कुल नबील ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अरसल फेक इनवॉइसेस अगर हैं तो आप उसका इनपुट नहीं लेंगे, पहले बता चुका हूँ लेक्चर में ही बातें की है ना। बिल्कुल सबसे पहले रेजिडुअल इनपुट टैक्स निकालेंगे मौसम जी। जो मुझे एक बात बताएं, ये आपको पढ़ के क्या फील आ रही है? सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, मुझे बताएं आपको क्या फील आ रही है? ये किसको सप्लाई की है भाई? नॉर्मल एक रजिस्टर्ड पर्सन है उसको सप्लाई कर दी है। मुझे तो ये पढ़ के समझ आ रहा है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे ये समझ आता है। अच्छा मुझे बताएं, जहाँ पे एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं साथ में अलग से बता दिया उसने, क्या आप अब इस एक्सपोर्ट को ये बोलेंगे पाकिस्तान में भी हुई है बाहर भी हुई है? खुद से अज्यूम कर लेंगे नेगेटिव, इसमें से खुद से अज्यूम कर लें रीइंपोर्ट भी हो गई है, खुद से अज्यूम कर लेंगे सारी की सारी पोर्ट पे रोक ली है किसी ने, एंटर्ड इनटू एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, खुद से अज्यूम कर लिया अफगानिस्तान हो गया आ चुकी हैं। तो मेरे भाई खुद से अज्यूम करने की गेम नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह की मेंटेलिटी जो खुद से अज्यूम करती है वो फेलियर की तरफ जाती है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ना सीए से रिलेटेड ना दूसरी चीजों से रिलेटेड जी। सिंपल इज इट, सिंपल। अगर और ऐसे ही लिखा होगा डिस्क्रिपेंसी शो हुई है बाय क्रेस्ट 5000 रुपए की। अगर आपको ये लाइन इस सवाल के अंदर दी जाती ना, इस बात का मतलब था कि आपने ये जो परचेजेस की है ना, परचेजेस की हैं, तो इन परचेजेस में ये जो 65 लाख रुपए है इसमें से आप वो 5000 लेस कर देते हैं। इनपुट यहां से लेस करेंगे, सप्लाई में से लेस कर दें, या आप दूसरे तरीके में क्या करें, दूसरा तरीका भी है एक और, मेरी बात सुने, टैक्स निकाल के टैक्स में से लेस कर दें, चाहे तो सप्लाई में से सप्लाई लेस कर दें। यार आ रही बात समझ आप लोगों को? तो इस तरह से हम इंशाल्लाह के न्यूमेरिकल करेंगे, जहन खुल रहा है मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता। तो चले ठीक है, खुद से अज्यूम कर लें, नेक्स्ट टाइम आएगी नहीं इतना ज़्यादा अज्यूम नहीं करना बेटा। लॉ जो है ना, लॉ इसमें अज्यूम नहीं करते, ये अकाउंटिंग नहीं है, ये सीएमए का पेपर नहीं है, ये ऑडिट नहीं है। ऑडिट में भी खैर अज्यूम नहीं करना चाहिए, वहाँ तो क्लियर रूल्स हैं, उसकी अकॉर्डिंग ही हमने चलना होता है। अच्छा जी प्लीज़, कुछ बातें की थी मैंने, मेरा ख्याल है अब हम कर सकते हैं। आपका रिफंड बन जाता होता है, रिफंड आपका बन जाता है 0 डेटेड पे। और मैंने एक और छोटी सी बात की थी कि ना गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी कलेक्शन हो, हमेशा हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या तरीका सोचा हुआ था? 90% वाला रूल सोचा हुआ है गवर्नमेंट ने, और 90% को लिंक किससे किया है? आउटपुट टैक्स के साथ। भाई इस तरह से है कुछ बातें कुछ इस तरह से, ये आपके सामने जी। अभी नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं था, अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो अप्लाई नहीं किया। एक एक करके चीजें पढ़ा रहा हूं, जो मेन न्यूमेरिकल करेंगे या जो मॉक में आएगा उसके अंदर अप्लाई करवाऊंगा आप लोगों से। तो पढ़ाई जब आज रहा हूं तो इससे पहले कैसे अप्लाई करवा देता? अच्छा जी देखिए जी, मेरी बात सुनिएगा गौर से। आउटपुट टैक्स कितने हैं? 500 का। इनपुट टैक्स कितना है? 1 सिनेरियो है आपके पास इनपुट टैक्स का ये, और दूसरा है इनपुट टैक्स का ये सिनेरियो। एक केस में इनपुट टैक्स है 600 रुपये और दूसरे केस में है 250 रुपये। मेरी बात आ रही है समझ? ये सिनेरियो समझ आ गया आप लोगों को? अब मुझे ना लायबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? लायबिलिटी। जरा मुझे बताएं अभी तक जो पढ़ा हुआ है, ये 90% वाले रूल को भूल जाएं, अभी तक जो पढ़ा हुआ है बताएं लायबिलिटी कितनी बन रही है? पहले केस में तो लायबिलिटी और दूसरे केस में बनती हुई नजर आ रही है। आ रही बात समझ? यहां पे ना टैक्स वाले ने एक रूल निकाला, वो चाहता ये कि उसके पास क्या होनी चाहिए, हर महीने कुछ ना कुछ कलेक्शन होती रहे। तो उसने ना एक फॉर्मूला निकाला कि आप अपने आउटपुट के साथ मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट ले सकते हैं ना इनपुट टैक्स की, वर्ड्स को गौर से सुनना है, आप अपने आउटपुट टैक्स के साथ मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट ले सकते हैं किस चीज की, वो पता है कितनी हो सकती है?
लोअर ऑफ 90% ऑफ द आउटपुट, 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स, या फिर एक्चुअल इनपुट। ये एक्चुअल इनपुट मुझे पता है कहां से आया होगा। ये जो आपने निकाला है, अभी अभी आप निकाल के आए हैं, अपोर्शनमेंट की वर्किंग की है। अपोर्शनमेंट की वर्किंग में जो टैक्सेबल वाला इनपुट है, ये वो जो टैक्सेबल वाला इनपुट है, एक्सपोर्ट वाले की बात नहीं कर रहा, वो तो रिफंड है। एग्जाम्प्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो वैसे ही आया है भाई। टैक्सेबल वाला जो इनपुट निकाला है आपने अपोर्शनमेंट करने के बाद, ये देखें, ये देखें प्लीज, ये जो है आपके पास कौन सा 7 लाख, या तो एक्चुअल इनपुट, या फिर वो कहता है क्या 90% ऑफ द आउटपुट। मैक्सिमम आप इतना एडजस्ट कर सकते हो किसके अगेंस्ट? आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। अब इस रूल को सामने रखते हुए, ये रूल मैंने आप लोगों को बता दिया, इस रूल को सामने रखते हुए ना मुझे जरा सॉल्व करके बताएं लायबिलिटी कितनी बनती है दोनों केसेस में। रूल आपके सामने है, ऑनलाइन वाले भी आप भी करें और आप भी करें यार प्लीज, कंप्यूट करें लायबिलिटी अपने पास। हाँ हाँ बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि इनपुट की अमाउंट डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल अप्लाई करें, अप्लाई करने के लिए ही दिया है मैंने। ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज, ये आपने मुझे लायबिलिटी की फिगर भेजी है। अब्दुल्ला मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, आगे क्या होगा जो बच जाएगा वो भी बताता हूँ, टेंशन नहीं ले बेटा, आहिस्ता आहिस्ता ना, मैं ही करवा देता हूँ यार। सिनेरियो ए में आउटपुट टैक्स कितना है? देखिए आउटपुट तो अपनी जगह पे रहता है, उसके अंदर तो हमने छेड़खानी करने की बात की नहीं है। छेड़खानी कहाँ पे हो रही है? इनपुट टैक्स में हो रही है भाई। तो बताएं आउटपुट टैक्स तो 500 का 500 ही रहेगा। आ रही है बात समझ? पहले केस में इनपुट टैक्स कितना है मेरे भाई? आप बताएं मुझे, आप बताएं, ये जो बीच वाले भाई हैं मेरे, आप बताएं। जी 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 600। पहले केस में इनपुट जब आप कंप्यूट करने जा रहे हैं तो आपने फॉर्मूला क्या लगाया? मैं इनपुट कंप्यूट करने जा रहा हूं तो क्या मेरे जहन में ये वाला फॉर्मूला आ गया? ये वाला फॉर्मूला आया। तो मुझे बताएं कि एक्चुअल इनपुट कितना था? 600। ऑब्वियसली आप यही एज्यूम करेंगे कि मैंने अपोर्शन करके दी हुई है फिगर्स। मेरे भाई ये एज्यूम नहीं कर लेंगे कि इसके अंदर अभी अपोर्शनमेंट करनी है, ठीक है? इसका मतलब ये कि मैंने अपोर्शन करके दी हुई है। 600 रुपया एक्चुअल इनपुट था। मुझे पता है 90% ऑफ द आउटपुट कितना होता है? 90% इंटू 500, 450। तो बताएं जी 450 क्लेम होगा या 600 क्लेम होगा? क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? लोअर ऑफ। जो इनमें, इन दोनों में जो कम होगा ना, मतलब आपने इसका भी और इसका भी कंपैरिजन कर लेना है। इनमें से जो लोअर ऑफ होगा वो आप नेट कर सकते हो। अच्छा जी चलो मान लें, मेरी बात मान लें, आपने यहां पे 450 को यहां से नेट कर दिया। पेबल कितना बना? पेबल बना 50 का। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बात करते हैं एक एक करके। 50 का पेबल बना, गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया 50, ठीक है, सब एग्री करते हैं, गवर्नमेंट खुश हो गई। लेकिन मुझे बताएं कि मेरा असल में बनता कितना था? बनता तो सर 600 था। बनता कितना था भाई? 600। एक्चुअल इनपुट था मेरा 600, जिसकी मैं परचेजेस करके आया हूं भाई। 600 का 600 मेरा बनता है, और दिया कितने? डिफरेंस कितने का है? 150 का डिफरेंस है। ये जो 150 का इनपुट आपका बचा, ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6 महीने के अंदर। आ रही बात समझ? ये अब आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद, पहले तो लिखे मेरे साथ यहां पे, कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स 150 का इनपुट टैक्स कैसे आया? 600 माइनस 450। अब ये जो 150 का इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, सपोज करें ये महीना चल रहा था मार्च का, अब अप्रैल के महीने के अंदर भी आपने वही परचेजेस की होंगी, वही अपोर्शनमेंट की होगी, सब कुछ करने के बाद आपके पास दोबारा सपोज करें कोई एक फिगर आई होगी इस तरह की। उस फिगर के अंदर इस कैरी फॉरवर्ड को आप क्या कर देंगे? क्लब कर देंगे, ऐड कर देंगे उसको,
और फिर उसका कंपैरिजन दोबारा इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। कैरी फॉरवर्ड को अगले महीने के इनपुट टैक्स में ऐड कर देंगे, सिंपल। कैरी फॉरवर्ड को अगले महीने के इनपुट टैक्स के अंदर ऐड कर देंगे, और अगर उस महीने भी बच गया तो फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर कैरी फॉरवर्ड, जब तक वो सारे का सारा हो जाता। ऐसा है, और नॉर्मली क्लेम हो जाता है। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़े से पैसे मिल जाए, ऐसा है। और ये भी वजह हो सकती है कि गवर्नमेंट को ये खदशा हो कि यार ज़्यादा मुझसे फेक इनपुट ना क्लेम कर लिया हो, स्टिल मेरे इतने सारे सेक्शंस लगाने के बावजूद कहीं ना कहीं मुझसे फेक इनपुट ना क्लेम कर लिया हो। तो जितना भी इनपुट उसने क्लेम किया हो, क्योंकि मैं ये 90% वाला रूल लगा रहा हूँ, 90% वाला, इस वजह से मेरा हमेशा रिसीवेबल ही बन रहा है, गवर्नमेंट का रिसीवेबल ही बन रहा है हमेशा, गवर्नमेंट को हमेशा पैसा जा ही रहा है। आ रही बात समझ? तो ये तो हमने एक साइड पे बात कर ली। नहीं, कोई लिमिट नहीं है, मैंने कोई लिमिट बताई है अभी तक? कोई पढ़ाई हो मैंने लिमिट? हाँ, वो 6 मंथ्स की लिमिट है, 6 मंथ्स की। वो टाइम फ्रेम की बात करें, 6 अभी बात हुई तो हमारी कि 6 मंथ्स तक, और नॉर्मली इससे पहले पहले हो जाता है एडजस्ट, इससे पहले पहले हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज बताएं मुझे, बी सिनेरियो। सर आउटपुट कितना है? आउटपुट है 500, इनपुट कितना है? इनपुट वर्किंग करें ना अपने पास, वर्किंग करें, कितनी वर्किंग के हिसाब से क्या बना? वर्किंग के हिसाब से 600 बना, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल 600 क्यों होगा? एक्चुअल तो होगा हमारे पास 250, सिनेरियो बी है ना, 250 हमारे पास बना एक्चुअल, और 90% ऑफ दी आउटपुट कितना बना? 450। बताएं कौन सा लेना चाहिए? 250 अगर आपने यहां पे क्लेम कर लिया तो पेबल कितना बना? बताएं, ये अगर पेबल बन गया तो कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ? क्यों जीरो? क्यों? क्योंकि सारे का सारा आपका इनपुट, अगर हम लोग रिलेट करें तो 150 का कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इसमें, ए और बी को रिलेट करते हैं। ए और बी को रिलेट करना ही नहीं है। ए और बी को रिलेट क्यों करना है बताएं? क्या मैंने ए और बी रिक्वायरमेंट अलग अलग बनाई है? अगले महीने में 250 होता था। हाँ, ये बात, ये कॉन्टिन्यूटी आ सकती है अगर मैं ए को मजीद लंबा खींचूं, अगले महीने तक लेके जाऊं। लेकिन मैंने एक महीने में क्यों रोका हुआ है? क्योंकि इंशाल्लाह एग्जाम में एक ही महीना पूछेगा आपसे। और अगर एग्जाम में आपको ये भी सवाल में लिख के दे दे, सवाल में उस देखिए 1 महीने का सवाल पूछना है ना, क्या पता पिछले महीने में कैरी फॉरवर्ड हुआ और आपके जो आपसे सवाल पूछा है उसी के अंदर वो आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसको आप उसको अपने इनपुट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। जी, एग्जाम्पल बना लेते हैं, एग्जाम्पल बना लेते हैं, मसला ही क्या है? एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये जो ए वाली एग्जाम्पल थी ना, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मजीद अगले महीने पे लेके जा रहा हूँ। बी तो छोड़ दें, बी रिक्वायरमेंट को छोड़ दें, क्योंकि बी की सेपरेट रिक्वायरमेंट थी, उसके अंदर इनपुट टैक्स की फिगर ही कम थी। अब मैं एक नई मिसाल बना लेता हूँ ना, ए को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब ए मेरा पहला महीना था, उसके अंदर मेरा कैरी फॉरवर्ड आ गया कितने का? 150 का। अब आ जाए, मई का महीना मेरा खत्म हुआ, अब कौन सा आ गया जी? जून का महीना आ गया। जून के अंदर मेरा वही आउटपुट बना, आउटपुट कितना बना? ठीक है, और इनपुट मेरा कितना बना? अपोर्शन्ड इनपुट बोल रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं? अपोर्शन्ड इनपुट बोल रहा हूं, विच मींस कि ये वो अपोर्शनमेंट होने के बाद आया हुआ है, अपोर्शन्ड इनपुट इसी महीने का। मेरी बात आ रही समझ? अब इस महीने भी आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला तो सर वही है जो आपने पढ़ाया हुआ है। फॉर्मूला ये है, आउटपुट टैक्स कितना? ये हम जून का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जून का। प्लीज। और कैरी फॉरवर्ड कितना पड़ा हुआ है एसेट में? 150 रुपये एसेट में पड़े हुए हैं। मेरी बात आ रही समझ? सब साथ है यहाँ पे। बात को इंशाल्लाह क्लोज कर रहे हैं, बात को सुन के समझ के जाइएगा प्लीज। फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं। आउटपुट टैक्स मेरा कितना है? 700 रुपये का, मुझे पता है मेरा कितना है। मुझे बताएं इनपुट टैक्स कितना है? इनपुट टैक्स कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एक्चुअल इनपुट टैक्स
प्लस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड, उस महीने का कैरीड फॉरवर्ड था, अगले महीने के लिए वो क्या हो जाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट। मेरी बात आ रही समझ? ये फॉर्मूला लिखा है आप लोगों ने? सर आप नहीं लिख रहे? अच्छा ठीक है, ये बात समझ आ रही है। और इसके बाद कंपैरिजन किससे होगा, 90% ऑफ दी जी बिल्कुल आ रहा है बेटा, क्या कुछ शक है आपको उसमें? क्या उस इनपुट में कोई शक है आपको? अभी तो आप लेके आए हैं कैरी फॉरवर्ड वहां से, तो बताएं जी। लोअर ऑफ, आपने ये फॉर्मेट बनाया है, आपको पता है ये क्या बनवा रहा हूं, फॉर्मेट बनवा रहा हूं आप लोगों को। पेपर में इसी तरह आएगा, पेज नंबर 1 के ऊपर आप इस तरह से लिखेंगे, आउटपुट टैक्स दिखाएंगे, कहां से, आउटपुट टैक्स की वर्किंग से आ रहा होगा, आउटपुट टैक्स की वर्किंग से 700 की फिगर आ रही है। फिर इनपुट टैक्स की आपने अपॉर्शनमेंट भी की होगी नीचे, उस अपॉर्शनमेंट में से टैक्सेबल वाला एक इनपुट निकल के आएगा, वो इनपुट तो ये हो गया एक्चुअल वाला, ऐसा है। ये देखिए मैंने ऊपर दिया हुआ है, आपको लिख के दिया हुआ है। सपोज करें ये नीचे उसी वर्किंग से लेके आया हूं मैं, जाग जाए, खड़े हो जाए, रिमेनिंग 5 मिनट का लेक्चर खड़े होकर लिएगा प्लीज। आ गया? चले फिर आप ही करवा दें सॉल्व, फिर आप ही करवा दें सॉल्व, आप ही करवा दें सॉल्व। बताएं जी, जी जी करवाएं, बिल्कुल करवाएं। मुझे बताएं कि इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी अमाउंट कितनी है और इसकी कितनी है। ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं यार। $200 प्लस टोटल कितना हुआ, 350 हुआ। तो सर मैं यहाँ पे 350 को और किसके साथ कंपेयर करूंगा, 90% ऑफ द आउटपुट, मतलब बताएं लोअर ऑफ कितना, तो इस लोअर ऑफ को आप क्या कर लेंगे, सर क्या ऐसा है, क्या ऐसा है 700 रुपए का आपका आउटपुट है और 350 का आपका इनपुट है जो आप क्लेम कर सकते हैं। बताएं मजीद कोई कैरी फॉरवर्ड बचा आपके पास? यहां पे पेबल कितना आ गया, मेरी बात आ गई समझ? यहां तक सब साथ हैं, लिखें इसको अपने पास। जी बिल्कुल लिखेंगे, ऊपर लिख के नहीं आया मैं ये जो मैं लिखवा के आया हूं ऊपर, ये देखें कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स नजर आ रहे हैं। ये मई का महीना था और मई के बाद जून का महीना आया है, जून के अंदर आके हमने 150 और 200 को ऐड कर दिया। 200 उस महीने का एक्चुअल था और 150 कैरी फॉरवर्ड था। जी ऑनलाइन वाले हजरात, क्या मेरी बात समझ आ रही है यार? अगर सबको समझ आई है तो यस कर दें। बेटा बात आई समझ? आपको आ गई, आपको आ गई, आपको समझ आई है? क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? आपको आई है, आपको आई है बेटा? नहीं बेटा, आप क्यों होगा कुछ कैरी फॉरवर्ड? ऑब्वियसली आप नहीं होगा ना सर। कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं बेटा, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करेंगे। मेरी बात को सुने, मेरी बात को सुने गौर से। क्या ये वाला सेक्शन घर से रीड करके आएंगे? इसमें से अरे बेटा क्यों नहीं सेंड किया हुआ? सब कुछ पड़ा हुआ है भाई, इतना जुल्म नहीं करे मेरे साथ कि आपको यही नहीं पता कि नोट्स कहाँ पे हैं। इतना बड़ा जुल्म नहीं किया ना मेरे साथ। तो ये जो लाइन मैंने पढ़ाई है इसको जरा रीड तो करें मेरे साथ यार, पहली वाली लाइन को। आ रही बात समझ? आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना वो सब के सब उसके फेस में यही आएगा। फेस का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल की जो मेन पेज होता है ना, मेन जो फेस होगा पहला वाला जो भी करवा के आया हूं, ये होगा आपका मेन पेज। इसके बाद नीचे होगी आपकी इनपुट की वर्किंग, आउटपुट की वर्किंग, अपॉर्चुनिटी की वर्किंग, और वहीं से आप फिगर्स उठा के यहां पे लेके आ रहे होते हैं। आ रही बात समझ?
जी ये पूरा एक सवाल ऐसे होता है। इंशाल्लाह जब पूरा सवाल कराऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। मुझे बताएं कि ये एक लाइन समझ आती है? बाकी क्लास कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज़। ये जो नीचे वाली बातें मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन इसको ना रीड करके आना है आप लोगों ने। इसको रीड करके इसलिए आना है क्योंकि इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, बस लॉ वाले ने बताया हुआ है कि यार इसके अंदर ये कर लेना, इसके अंदर ये कर लेना। हाँ, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, ये कल पढ़ाऊंगा और उसके बाद बाकी बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।